बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मिलिट्री डिप्लोमेसी और हुकूमत पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी कामयाब जा रही है। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा, जहां आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद हैं। बड़ी कामयाबी के साथ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात जारी है। रूसी सदर से मुलाकात हुई, चीन के सदर से मुलाकात हुई और बाकी जो ममालिक हैं उनके सदूर से मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर-ए-आज़म की। और दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। दुनिया समेत SCO कॉन्फ्रेंस के मेंबरान समेत जो है सब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। वहाँ से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर दुनिया जो है वो देख रही है पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में एक मजबूत मुल्क के तौर पर लिया जा रहा है कि वहाँ पर सरमायाकारी के मौक़े हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के इशूज़ जो है वो हल हो चुके हैं और वहाँ पर तरक्की हो रही है। और दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। अमेरिका हो, चीन हो, बाकी ममालिक हों, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात जो है मजबूत हों, अच्छे हों और दो तरफ़ा हों। इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सिलाब की सूरत हाल क्या है। सिलाब में जो है वो नया आज 12 से 24 घंटे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। मज़ीद बारिशों का इम्कान है और ये बारिशें जो सिलाब ज़दगान के रेस्क्यू के लिए जो काम हो रहा है उसमें भी रुकावट डाल सकती हैं, ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती हैं। और फिर ये सैलाब जो है आगे कहाँ पे जा रहा है। सिंध में हाई अलर्ट हो चुका है और सुपर फ्लड की तैयारियां की जा रही हैं सिंध में। कितना नुकसान हो सकता है सिंध में और क्या इंतजाम, इस पर बात होगी। हमें ज्वाइन किया है पार्ट 1 के लिए सरदार मसूद खान साहब ने। आप साबिक सफ़ीर हैं, आप साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनसे बात करने जा रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म SCO कॉन्फ्रेंस में है और बीजिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सर, कितनी इंपॉर्टेंट है ये SCO कॉन्फ्रेंस और जो विज़िट हो रहा है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, फील्ड मार्शल का, मुलाकातें हो रही है, किस कदर अहम है सर ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि जो SCO है, शंघाई ताउन तंजीम है, उसके मरकज़ी मकासद में 3 मकासद शामिल हैं। एक ये है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे और इस सिलसिले में उसे खासी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। दूसरा जो है वो इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दाम करे और इसलिए पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना एक रुकन की हैसियत से बहुत ही अहम था। और दूसरा ये है कि इस मरतबा SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस ने एक नया एजेंडा दुनिया को दिया है। शी जिनपिंग साहब ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लिया है, जिसका मतलब ये वो कह रहे हैं कि आलमी निज़ाम को एक नए तरीके से चलाना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी एक इशारा किया है कि क्योंकि वहाँ एक मिलिट्री परेड जो है जिसमें चीन ने मज़ाहमत की थी दूसरी जंग अज़ीम में जापान की जारहियत के ख़िलाफ़, और उसके बाद तो एक्सेस या फैशिस्ट फोर्सेस थी उनके ख़िलाफ़ जो एक किस्म की मज़ाहमत की थी और फिर फतह हासिल की थी। तो एक बार से जो सदर शी जिनपिंग और चीन ये एक सिग्नल दे रहे हैं कि एक नए आलमी निज़ाम का आगाज़ हो रहा है और जो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे इदारे मौजूद हैं इस वक्त, मिसाल के तौर पर जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इस किस्म के जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका न सिर्फ एहतराम करना चाहिए बल्कि इनके दायरे कार में काम करना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान तमाम इदारों में हमेशा बहुत मुतहर्रिक रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का ये मार्का हक के बाद पहला दौरा था और उस वक्त सारी दुनिया ने लाइव स्क्रीन्स के ऊपर ये देखा था कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के कितने करीब हैं। इससे पहले जो है फील्ड मार्शल साहब जो है कुछ अर्सा पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दौरा कर चुके थे और हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म भी गए थे। तो इलामती एतबार से भी और हमारे अपने बायलैटरल एजेंडे के एतबार से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। सदर शी जिनपिंग और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें ये कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को आला तरीन सतह पे ले जाएंगे और मतलब ये कि सिपेक 2 का आगाज़ होगा। सर, सरदार साहब,
सिद्धार्थ साहब, जिस तरह भारतीय वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो खुल के पेश किया, आज रूसी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, गो के रूस और जो भारत है वो करीब उनके जो तल्लुकात हैं वो बड़े मजबूत करार दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान का सर रोल क्या हो सकता है कि जहाँ पर रूस है वहाँ पर जो बाकी ममालिक हैं अपने एक मौक़िफ़ पेश करें सर? देखिए, पाकिस्तान ने रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं और उसके बाद ये बहुत मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके रूस के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं। भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में उसे पसपाई हुई है, सफारती पसपाई हुई है, और उसके बाद सदर ट्रंप ने उनके खिलाफ यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत ही तल्ख जुमले इस्तेमाल किए हैं, तो उनमें दूरियां पैदा हो गई हैं। तो हिंदुस्तान वहाँ जो है पनाह तलाश कर रहा है एक नए ब्लॉक में, यानी वो चाहता है कि जो चीन, रूस और हिंदुस्तान का एक ब्लॉक बने, और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि अगर वो ये इस किस्म की कोई मूव करेगा जिसके लिए रूस भी पेश है, तो इस तरीके से SCO जो है वो सबोताज हो जाएगा। लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता। जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि SCO जो है एक ब्लॉक के तौर पर आगे बढ़े, दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहर्रिक रहे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी या दूसरे जो ऐसे मामलात हैं उसमें पेश हो। तो ये जो एक रूस की तरफ से तजवीज़ आ रही है कि एक नया ब्लॉक बनाया जाए रूस, चीन और हिंदुस्तान का, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए इतना मुवाफिक नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने पहले खुद भी कहा कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज इस वक्त ये है कि हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें और चीन के साथ भी ताल्लुकात जिस बुलंद सतह पे उसे बरकरार रखें। तो सिद्धार्थ साहब, जैसे आप फरमाया कि नया निज़ाम की जो है वो कोशिश की जा रही है कि दुनिया एक नए आलमी निज़ाम के तहत जो है काम करे, तो जो अमेरिका है, जो बाकी ममालिक हैं, वो क्या इस निज़ाम को कबूल कर पाएंगे और इसका खदोखाल क्या आपको नज़र आ रहा है सर? मुझे तो तसादर नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका चीन की इस क़यादत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी एक काउंटरवेट के तौर पर, लेकिन हिंदुस्तान जो है उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरा। ये भी एक वजह है कि उनके दरमियान दूरी पैदा हो रही है, और अब जो है वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। जो वाइट हाउस के एक तर्जुमान है, उनकी तरफ से बयान आया है कि जो नरेंद्र मोदी यहाँ चीन के सदर के साथ और उनकी क़यादत के साथ जो पींगे बढ़ा रहे हैं वो बाइस तशवीश है, और उनका कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे जो भटक रहा है, तो वहाँ से खफगी का इजहार आया है। ये भी उन्होंने ये कहा है कि जो इस साल के आखिर में जो एक इजलास की जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान ने करनी है, एक ऐसे ग्रुप की एक जिसके अमेरिका और जो हिंदुस्तान है दोनों उसके अरकान हैं, तो वहाँ से ये भी इशारा मिला है कि जो हिंदुस्तान को उस ग्रुप में भी डिग्रेड किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंस। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो है ये जो मगरब इसे आसानी से कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये भी एक तजवीज़ सामने आ रही है। एक तो ये है कि जो इंटर बैंक कंसोर्टियम है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को उसे मजबूत किया जाए, बल्कि ये भी एक तजवीज़ आ रही है कि शंघाई डेवलपमेंट बैंक बना दिया जाए। तो इस तरीके से नया मालियाती निज़ाम उभर के सामने आ सकता है जो मगरब के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की क़यादत को बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त जो है चीन ने एक बहुत ही बड़ी ताकत के तौर पर अपना इमेज पेश किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जितने जो SCO के अरकान हैं उनको 2 बिलियन युआन यानी $238 मिलियन की ग्रांट्स दी हैं इसी इजलास के दौरान, इसी सरबराही इजलास के दौरान। और दूसरे उन जो बैंक कंसोर्टियम है जिसका मैंने अभी उसको भी 10 बिलियन युआन दिए हैं, जिसकी कोई जो रकम बनती है वो तकरीबन $1.4 बिलियन के करीब बनती है। तो इस वजह से यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक तरफ जो है ये मिलिट्री परेड होना, दूसरी तरफ ये है कि
दुनिया के जो अहम तरीन ममालिक हैं उनका इजलास होना और यूरेशिया की क़यादत संभालना, इस तरीके से रूस को यूरोप से खींच के एशिया की तरफ लाना, और तो इस वजह से ये जो चीन ने इस मरतबा वाज़ेह सिग्नल दिया है। पहले जो है वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो है इशारे दिया करते थे, इस मरतबा उन्होंने सिग्नल दिया है कि वो दुनिया की क़यादत संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिद्धार्थ साहब, जैसे अमेरिका से दूरी हो रही है इंडिया की, तो इंडिया मज़ीद क्या कर सकता है खिते में, और जो इंडिया के साथ दूरी और पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती हो रही है ट्रंप की और अमेरिका की, फ्यूचर क्या है सर इसका? देखिए, जो है हमारा एक तो ताल्लुक़ हिंदुस्तान के हवाले से बनता है, यानी अमेरिका के साथ, जनूबी एशिया का। हमेशा से जो है हिंदुस्तान इस बात पे एहतजाज करता रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को क्यों मिलाया जाता है, बहुत बड़ा मुल्क है, इनको हाइफनेट न किया जाए। अमेरिका ने दोबारा से हाइफनेट कर दिया है और जोड़ के रख दिया है और एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ ये है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो भी कहना चाहे कहता रहे, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं, और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बनने से पहले इन ताल्लुकात की तारीख और हमारी बड़ी मजबूत जड़ें हैं। और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक और सियासी और माशी और तजारती सरमायाकारी करता रहेगा, क्योंकि ये इस खत्ते का, यानी मगरबी एशिया का, जिसमें वस्ती एशिया भी शामिल है, मशरक़ वस्ता भी शामिल है, अफ्रीका के कुछ हिस्से भी शामिल है, उनमें अगर देखा जाए पाकिस्तान को तो ये एक अहम तरीन मुल्क है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क है। सिद्धार्थ साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे सैलाब की सूरत क्या है और मज़ीद इसमें जो बारिशें हो रही हैं उससे नुकसान कितना हो सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं और सतलज में, रावी में और चनाब में जो रेले आ रहे हैं उससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है, और स्पेशली ये पानी फैलता जा रहा है और इसका फैलाव जो है वो काफ़ी कई देहात और लाखों की आबादी को जो है मुतासर कर रहा है। और अब ये जा रहा है सिंध में, सिंध की सूरत पे भी जो है वो बड़ी अलार्मिंग है और सुपर फ्लड का जो है वो कहा जा रहा है। हमें जान किए हसन अब्बास साहब ने, आप माहिर हैं अभी अमूर के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर मुझे बताइएगा कि पहले बात हो रही थी कि नेचर जो है, दरियाओं का फ्लो जो है वो रोका जा सकता है इंतजामात करके, या हमें अडेप्टेशन जैसे आप कह रहे थे कि वैसे होनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये जो दरियाओं का फ़्लो होता है ना, ये इसको रोकने के तजुर्बात दुनिया ने पिछले 100 साल में किए, और मेरे ख्याल में 100 साल में 100 से ज़्यादा ममालिक का हज़ारों डैम बनाने के बाद ये नतीजा निकला है कि आज पूरी दुनिया का जो लेटेस्ट ग्लोबल साइंटिफिक माइंड है वो इस चीज़ पे एग्रीड है कि दरियाओं को मत रोको। अभी जो इनिशिएटिव्स मसलन यूरोप में चल रहे हैं वो हैं रूम फॉर द रिवर, कि दरिया का रास्ता खोल दो, वो जितना फैलना चाहता है उसको फैलने दो और आप अपने आप को उसके साथ अडेप्ट करो। ठीक है। यूएस में, अमेरिका में डैम्स को खोला जा रहा है एक एक करके, और ये जो हमने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की थी अपने दरियाओं के ऊपर, इसके नताइज जो हैं वो हरिकेन कैटरीना से शुरू हो के तो हमारे इन सैलाबों तक हर जगह पे दुनिया को नज़र आ रहे हैं। तो अब दुनिया जो है वो कहती है कि नहीं, आपने दरिया का रास्ते को खोलना है। फ्लड अडेप्टेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात हो रही है। अब वो कहते हैं कि दरिया का रास्ता खोलो, उसके बीच में फॉरेस्ट लेके आओ, वेटलैंड लेके आओ, लॉस्ट स्पीसीज़ जो हैं उनको री इंट्रोड्यूस करो, उनको वापस लेके आओ। और इस तरीके से, क्योंकि जब दरिया अपने नेचुरल रास्ते के ऊपर चलता है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर माइल की इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जिसमें वो पानी को क्लीन करता है, आपकी फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ, आपका रॉ फिश का मीट जो है, वाइल्ड फिश का मीट प्रोड्यूस करता है, वो बहुत सी जो है वो बीमारियों का खात्मा करता है, उसके इर्द गिर्द जो जंगलात लगते हैं वो हवा को साफ़ करते हैं। उससे ये जो आजकल की हमारी बीमारियाँ चल रही हैं, कभी स्मॉग आ जाती है तो कभी फॉग आ जाती है तो कभी एस्थमा आ जाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटीग्रेटेड है नेचर के साथ, और दरिया जो हैं वो इसके बीच में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ग्लेशियर से डेल्टा तक और फिर डेल्टा से डीप सी तक ये एक कनेक्टेड चेन ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, और इसमें हर चेन के हर लिंक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बैराज बना देते हैं, डैम बना देते हैं और इस तरह की डाइवर्जेंस कर देते हैं, तो ये सारा चेन टूटता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर से लेके तो नीचे वाली स्पीसीज डीप सी तक जाता है। दिस इज़ द टाइम कि हम इस चीज़ को रियलाइज करें एज द ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी नहीं है। एज ए ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हमें अब दुनिया को शोकेस करना है कि हम इन चीज़ों को नंबर 1 अंडरस्टैंड करते हैं, नंबर 2 जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ हैं और जो हम प्रोजेक्ट्स कंसीव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो इन लाइंस के ऊपर हैं। आप इन लाइंस पे चलें, आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड वाले भी पैसे देंगे, आपको बाकी भी जो दुनिया है वो आपके साथ आएगी, बहुत से एक्सपर्ट्स भी आपके पास आएंगे दुनिया से, और आप एक बेहतर दुनिया के रिस्पॉन्सिबल नेशन का जो है ना आप रोल अदा कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन किया है सादिया जावेद ने, आप तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट की। सादिया बताइएगा, जो अभी पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, चनाब में, रावी में, सुतराई में जो सैलाब आ रहा है और लाखों एकड़ जो है अराजी को उसने मुतासर किया है, लाखों की आबादी मुतासर हुई है, तो अब ये सिंध की तरफ इसका रुख है, तो सिंध गवर्नमेंट क्या इंतजाम कर रही है कि कम से कम जो है नुकसान हो? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने सुपर फ्लड्स के इंतजामात प्रिकॉशंस लिए हैं। सुपर फ्लड जो हमने क्या मतलब एक पैरामीटर है उसका कि अगर 9+ गुड्डू पे पानी आएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सुपर फ्लड। पंजनत पे जब ये पानी पहुंचेगा तो सिंध गवर्नमेंट को काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गुड्डू पर कितना पानी का फ्लो आएगा। देखिए, 2010 में जब बहुत सीरियस फ्लडिंग हुई थी, सुपर फ्लडिंग हुई थी पूरे पाकिस्तान में, तो उस वक्त गुड्डू बैराज की वैसे कैपेसिटी है 12 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की, लेकिन उस वक्त गुड्डू बैराज से 13 लाख पानी गुजरा था। तो सिंध हुकूमत जो आप बात कर रहे हैं जी, पंजाब और KPK में, क्योंकि वहाँ फ्लडिंग भी हुई है और बरसात भी हुई है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो अंडर वाटर है, और पाकिस्तान में एक जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन अगर गुड्डू पे 8-9 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा तो दरियाए सिंध के राइट और लेफ्ट का जो कच्चा है वो डेफिनेटली पूरा डूब जाएगा, जिसकी आबादी 16 लाख के करीब है लगभग, और माल मवेशी जाहिर सी बात है और एग्रीकल्चर सारा पानी में चला जाएगा। लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट फोकस कर रही है फ्रॉम गुड्डू टू सखर जो पॉपुलेशन है उसको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। कोई 900 रिलीफ कैंप्स और बिल्डिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट की खाली कराई गई हैं। PDMA और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, ताकि जो इतनी बड़ी 15-16 लाख की जो पॉपुलेशन है जिसको माइग्रेट कराना पड़ेगा जब ये गुड्डू में पानी इंटर होगा, तो उसकी वो जो कि शुरू हुई है मुंतकली, उस पे काम कर रही है। खाने पीने की अजनास, क्योंकि जाहिर सी बात है पका हुआ खाना प्रोवाइड करना होगा, वो PDMA ने उन जगहों पर रिलीफ कैंप्स पर पहुंचा दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट तमाम डैम्स के, तमाम बैराजेस के, तमाम जो हमारे पास बंद हैं उनकी 24 घंटे निगरानी कर रहा है कि लेकिन आपका टारगेट जो है ये 16 लाख की आबादी है।
जी, हमारा टारगेट ये 16 लाख की आबादी है। पहले अगर कहीं ब्रीच खुद से, मतलब अगर पानी का प्रेशर ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि ब्रीच आ जाए। अगर कोई ब्रीच नहीं आया तो ये जो 16 लाख की आबादी है सिंध में, यही मुतासिर होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या सूरत हो सकती है सिंध में, आप क्या देख रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है कि बारिशें अभी और शुरू होने वाली हैं और ये 3-4 दिन बारिशों का और है, तो कितना ख़तरा है गुड्डू बैराज को, चक्खर बैराज को? और जैसे सादिया कह रही हैं कि उन्होंने 16 लाख की जो कच्चे की आबादी है उसके लिए अरेंज किया है, ठीक है, कितना नुकसान हो सकता है सर? देखिए, ये बहुत अच्छे इकदाम इस वक्त कर रही है सिंध गवर्नमेंट, जिस तरह से मैडम ने बताया है कि आप उस आबादी को अभी से निकालने का इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके लिए आपने खैमा बस्तियाँ बनाई हैं, बिल्डिंग्स को खाली कराया है ताकि वो लोग अपने जानवरों वगैरह के साथ निकल आएँ। और अभी जब स्टिल देयर इज़ टाइम, तो वो जानवरों के लिए चारा शारा काट के रख लें और फिर खाने पीने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छा इकदाम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह से होना चाहिए कि आपको जब पता है कि ये फ्लड आ रहा है और इसकी इतना फैल सकता है, कच्चे का इलाका पूरे का पूरा डूब जाएगा, तो उसके लिए जो वो इंतजाम कर रहे हैं वो अगर वो इंतजाम ना किए जाएं या अचानक ये चीज़ हो जाए, लोगों को ना बताया जाए, गवर्नमेंट जो है वो आंखें बंद करके बैठी हो कि जी ठीक है देखेंगे आएगा, या उनको पता ही ना हो कि आ रहा है, तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, ये जो गज़र में सैड इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो पूरा वो गाँव जो है वो दफन हो गया था उसके ग्लेशियर फ्लो के नीचे, उसमें क्या था कि अर्ली वार्निंग होगी। अर्ली वार्निंग में देखें, कोई भी बंदा डूब के नहीं मरना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका जानवर या उसका बच्चा या उसका घर जो है वो उसके घर के लोग डूबे। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। अगर आपको वार्निंग मिल गई है तो आप निकल सकते हैं। और गज़र में वो शेफर्ड्स थे, उन्होंने रात को वार्न कर दिया, और ऑल्दो के टाइम बहुत कम था, रात का वक्त था, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, माली नुकसान ठीक है, बहुत नुकसान होता है, लेकिन जानी नुकसान और माली नुकसान का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं, कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि बहुत बड़ी बचत हुई। क्या था? अर्ली वार्निंग। कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी आप कहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी कम्युनिटी ने एक्ट करना है, लोगों ने एक्ट करना है, तो इसलिए गवर्नमेंट का काम है उनको बता दे, उनके लिए इंतजामात कर दे, और फिर कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन कम्युनिटी के थ्रू होनी चाहिए, कम्युनिटी के बीच में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, वॉलंटियर्स होने चाहिए। और आई एम श्योर कि ये पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियर स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हम हमेशा डिज़ास्टर्स में ये स्पिरिट हमारी नेशन में शो होती है, तो ये एक पॉजिटिव है हमारा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये रेला भी गुजर जाएगा और नुकसान कम से कम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। आफ्टर ऑल हम कच्चे के इलाके में बैठे हुए हैं, जो कि टेक्निकली नहीं बैठना चाहिए था, इतना करीब नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ठीक है बैठे हुए हैं। और अगर हम उसके रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप वाली बात कि जो दरियाओं के रास्ते में अगर हम बैठेंगे, ये बनाएंगे, तो फिर नुकसान तो जो है वो ज़्यादा होगा ना। जी, तो माली नुकसान तो होगा। सर, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुझे बात करेंगे कि अवेयरनेस जो है वो किस हद तक है कि लोगों को कहा जाता है कि निकले यहाँ से, लेकिन लोग निकलते नहीं हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सादिया जावेद साहब, हमने पंजाब में देखा काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोगों तक खाना भी पहुँचाया जा रहा है, चारा पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कंप्लेंट आ रही है कि लोग निकलते नहीं हैं वहाँ से। लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, शायद उन्हें कुछ चोरी का डर होता है या कुछ और, लेकिन उस कदर लोग नहीं निकलते जिससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इस एलिमेंट को भी आप देख रहे हैं कि जैसे कच्चे के लोग जो है वो जारी बात है, उनके माल मवेशी के साथ मूव करना, कहीं मुंतकिल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों में अवेयरनेस जो है वो किस हद तक आप लोग उनको बता रहे हैं कि निकलना पड़ेगा? जी, देखें, कोई भी किसी भी जगह बैठा हो, मैं भी पक्के घर में बैठी हूँ और मुझे वार्निंग आ रही हो, लेकिन अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। और हमारे यहाँ लोग नहीं छोड़ते। जो ये कच्चे के लोग बैठे हुए हैं, इनको वाकई मोबिलाइज करना, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल अमल होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वही जैसे आपने कहा कि जानी जिंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है। माल और दौलत, मवेशी, माल सब कुछ बन जाता है, लेकिन इंसान की अगर जान चली जाए तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते।
तो अवेयरनेस गवर्नमेंट देती जा रही है कि आपको छोड़ना पड़ेगा ये इलाका, क्योंकि पानी अगर 7-8 भी गुड्डू और सखर बैराज से क्रॉस करेगा तो कच्चे का इलाका डेफिनेटली डूबेगा और लोगों को निकालना पड़ेगा। हम इस पे काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं निकलेंगे, जो वार्निंग टाइम रखा गया है, तो फिर उनको बाय फोर्स निकाला जाएगा। क्योंकि तो कब तक टारगेट क्या है आपका कि कब तक लोगों को वहां से निकाल लेंगे? देखें, जब पानी मेरा ख्याल से कि कल तक कहा जा रहा है, जो कि एनडीएमए और हमारा भी अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट जो मॉनिटर कर रहा है, कल तक कहा जा रहा है कि पंजनत पे पानी जो है वो पांचों दरिया का पहुंचेगा। पंजनत से भी गुड्डू बैराज का सफर 2 से 2.5-3 दिन का है। तो देखिए, अभी हमारे पास तो रिस्पांस टाइम है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 और 7 की दरमियान की रात को किसी वक्त गुड्डू बैराज पर पानी पहुंचेगा। तो उससे पहले सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कोई नहीं निकलेगा तो फिर डेफिनेटली उसको बाय फोर्स जो है ये इलाका खाली कराएगी गवर्नमेंट। हसन साहब, जैसे मैम ने कहा कि बता दिया है, जो सैलाब की सूरत पंजाब में है सर, पंजाब से सारी बात है, पानी आगे जा रहा है, तो पंजाब का जो ज़िंदगी है लोगों की, जो लोग मुतासर हुए हैं, आप क्या कहते हैं कि कब तक ये बहाल हो जाएगी? देखिए, इसका तो मैं कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकता, जवाब मेरे पास नहीं है इस चीज़ का कि कब तक बहाल हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो भी देखिए, गवर्नमेंट के पास कितने रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है और लोग क्या कुछ कर सकते हैं। इससे पहले ये 2023 में ये जो है वो सैलाब आया था इसमें सतलुज में, और वो इससे पहले और 2023 से पहले ये 1988 में ये सैलाब आया था। तो उस वक्त के जो पुराने लोग थे जिन्होंने 88 वाला सैलाब देखा हुआ था, वो बता रहे थे कि ये 88 वाले सैलाब के बाद ये वाला सैलाब आया है। तो हमने उस इलाके में सैलाब के बाद हम काफ़ी घूमे फिरे थे और काफ़ी लोगों से मिले थे। तो वाकई वो सैलाब ने जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ी फसलों को कई साल डैमेज किया था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो अगले साल की फसलें थीं वो बड़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि सैलाब जो है ना, देखिए, सैलाब को हमने वेलकम करना है, हमने अपना वो लाइफस्टाइल बनाना है कि हम सैलाब के मुंतज़िर हों, वो आए और हम उसको वेलकम करें, और उसके बाद में जब वो नीचे उतरता है तो हम खुदा का शुक्र करें। वो हमारे पूरे लैंडस्केप को रिजुविनेट करता है। ठीक है, ये जो पूरा लैंडस्केप जिसको आज हम अपना इरिगेटेड जोन या ब्रेड बास्केट कहते हैं, ये बनाया ही सैलाबों ने है। तो ये वही बनाने वाली फोर्स है, ये वही फोर्स है जो हमें रिप्लेनिश करती है, जो हमारी सॉइल्स को रिप्लेनिश करती है, जो हमारे लिए वेटलैंड्स, फूड और मछली प्रोड्यूस करती है। ये वही फोर्स है। तो हमें इस फोर्स से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसके साथ हम आहंग होना चाहिए। और हमारी जो है इसकी मैनेजमेंट में एक चीज़ सोसाइटी में भी और जो आपकी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उसमें भी ये होनी चाहिए कि ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। हम अगर अपने आप को इसके साथ हम आहंग करेंगे तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम तब होंगे ना कि आप दरियाओं के रास्ते पे ना बैठे हैं, कच्चे के लोग जो है वो बैठे हुए हैं। जी, अभी देखिए, वो मैडम फरमा रही हैं कि बाय फोर्स लोगों को निकाला जाएगा, तो लोगों के जहन में वो चीज़ जाती है ना कि भाई वो किसी गलत जगह पे बैठे हुए हैं। और फिर अगर फ्यूचर के लिए हम ये एक प्लानिंग शुरू कर देते हैं, अगले 5, 10 साल, 20 साल का हम एक प्लान बनाते हैं कि जी इतने अरसे में इतने लोगों को निकाला जाएगा, इतने में इतने को निकाला जाएगा, तो उसमें वो आप उनकी जो है वो रिहेबिलिटेशन का और उसका पीस मील में बंदोबस्त करते रहें और उनको जो है वो मुतबादिल जगह देते रहें। और जो सैलाब का इलाका होता है, नॉर्मली दरियाओं के करीब का जो इलाका होता है, दुनिया में मैनेजमेंट वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये इलाका बहुत अच्छा होता है, बड़ा ज़रखेज़ होता है, तो इसको छोड़ नहीं देना आपने। अगर उधर हर 10 साल के बाद सैलाब ने आना है तो बाकी 9 साल आप ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे कि सैलाब आने, आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल
इस्तेमाल का अपना तरीका है। एक आप रिस्क मैनेजमेंट इस तरह की करते हैं कि जी जब आपके निकलने का टाइम है तो आप निकल जाएं, आपके वहाँ पे ऐसे एसेट्स ना हों जो जिसके लिए आपको वहाँ पे बैठ के हिफाजत करनी पड़े, आप थोड़े से मोबाइल हों, आपके पास इस तरह का सिस्टम हो कि आप निकलें, तो वो अडेप्टेशन के साथ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं और मेरे ख्याल में अब हमने इसी लाइन पे सोचना है। ठीक है डॉक्टर साहब, कालाबाग डैम की बात की जा रही है। जी जारी बात है, सैलाब आता है और हम कहते हैं कि डैम बने होते तो ये ना होता, डैम बने होते तो हम पानी है वो स्टोर हो जाता। तो अब डैम जो है वो की बात हो रही है, कालाबाग डैम की बात हो रही है अब तो। जी देखिए ये एक बहुत ही आई डोंट नो, अगर ये सैलाब के उसमें हो रही है कि ये सैलाब को रोकेंगे तो ये तो बहुत ही एक मेरे ख्याल में हिमाकत वाली बात है। पहली बात तो ये कि 1988 में हमारा अपना मंगला डैम जो कि दूसरा बड़ा डैम है, उसमें जब बारिश हुई, 1992 में ऊपर बारिश हुई, इनको डैम के गेट खोलने पड़े, पूरा जेलम का शहर डूब गया, सैकड़ों देहात डूब गए, 1000 से करीब कैजुअलिटीज हुई। क्यों? इतना बड़ा डैम था दरिया के ऊपर, वो नहीं रोक सका सैलाब को। अच्छा, फिर उसके बाद में 1994 में वापडा ने एक रिपोर्ट लिखी 1992 के फ्लड्स पे। ठीक है, उस पे वापडा ने बरमला उस रिपोर्ट में लिखा कि ये जो डैम्स बने हुए हैं ये फ्लड कंट्रोल के लिए ना हैं, ना हो सकते हैं, ना बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसका पानी तो इस्तेमाल हो सकता है ना सर? देखिए पानी के ऊपर हम बाद में आते हैं ना, पहले हम सैलाब की बात कर लें। अब वापडा खुद कहता है कि ये डैम फ्लड को नहीं रोकते, और फ्लड रोकने के लिए डैम किसी हद तक इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें इस तरह से होता है कि फ्लड की वेव की पीक को ब्रेक करने के लिए डैम के बीच में गुंजाइश रखी जाती है और डैम का वो हिस्सा खाली रखा जाता है। जैसे ही फ्लड की वेव आती है उसमें तो साथ ही आप उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं कंट्रोल, ताकि वो वेव ब्रेक हो जाए। अगर वो वेव एक दिन में एंटर हुई है उसमें तो वो 4 दिन में निकले। सही है, तो ठीक, उसको आपने हमेशा खाली रखना होता है, या अगर वो प्योरली फ्लड पर कंट्रोल का डैम है आपने उसको हमेशा खाली रखना। बिल्कुल ऐसे ही है। सादिया, केपी वज़ीर-ए-आला केपी की तरफ से जो अभी बयान आया है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, सिंध हिमायत करता है उसकी? नहीं जी, देखें एक तो पहली बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान से ऑब्सोलीट हो चुका था। जब राजा परवेज अशरफ साहब आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के जो है वो ऑब्सोलीट किया था। पाकिस्तान की 3 असेंबलियों ने इसके खिलाफ करारदादें मंजूर की हुई हैं। तो देखें ये प्रोजेक्ट तो काबिल अमल नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की उस बात से कि देखें डैम्स सैलाब रोकने के लिए नहीं होते। अगर सैलाब रुकते तो फिर हिंदुस्तान पानी क्यों खोलता? उसने तो डैम्स बनाए हुए हैं। देखें दुनिया में बड़े मेजर डैम्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं। पानी की स्टोरेज के लिए आप छोटे रेजर्वायर्स बनाते हैं जो सूबाई हुकूमतें बना सकती हैं, और वो बनाए, जैसे हमने थर पारकर में छोटे डैम बनाए हैं, कीरथर की रेंज में छोटा डैम बनाया है। जैसे मिसाल है कराची का पानी आता है, हब डैम बना हुआ है, छोटे रेजर्वायर्स बनते हैं। और पिछले कोई मेरा ख्याल से 10-12 साल हो गए हैं 2 बड़े डैम्स के मंसूबे भाषा और वाटर चैनल तो बड़े जरूरी है ना सादिया, कि वाटर चैनल आपके जो है वो बने हों, कैनाल बनी हों, डैम्स बने हों, तो बाद में इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, वाटर रेजर्वायर्स बनाए ना, दुनिया में बड़े डैम्स मेरा ख्याल से अब उस तरह सक्सेसफुल स्टोरी नहीं, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास नहीं है। जब मंगला या तरबेला बना था उस वक्त पाकिस्तान के पैसे की कदर कुछ थी और डॉलर की कदर कुछ थी। आज मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन आप तो 2 बड़े डैम्स पिछले कोई 10-12 साल से हम सुन रहे हैं कि भाषा और दयामीर डैम, तो उनको मुकम्मल करें। और जो ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर डैम्स होते, देखें पिछली हुकूमत ये कहती थी कि 2025 में पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए डैम बनाना जरूरी है। अब जो इस वक्त हुकूमत है जिसका हम इत्तेहादी हैं, वहां से आवाजें ये आती हैं कि जी डैम बनाना इसलिए जरूरी है कि सैलाब रोकना है। तो देखें डैम ठीक है, डैम बनाए जाएं, लेकिन जो है वो तमाम सूबों की जो है वो राय करना बड़ी जरूरी है। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आपके वक्त। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।